डेट है आज 19 मार्च 2022। ये सब टॉपिक डिस्कस करेंगे इस क्लास में। फर्स्ट टॉपिक है मुजीब, ये प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। ये भाई साहब जो इंसान है इनके नाम पे एक बायोपिक बनाई गई है मुजीब के नाम से। ये मुजीब द मेकिंग ऑफ ए नेशन, ये इंडिया और बांग्लादेश मिलके इसको को प्रोड्यूस कर रहे हैं, मिलके ये बनाई गई है इंडिया और बांग्लादेश के द्वारा। ये कौन है मुजीब? देखो शॉर्टकट में बोलते हैं मुजीब। जैसे हमारे इंडिया में फादर ऑफ नेशन, हमारे भारत के राष्ट्रपिता कौन है? महात्मा गांधी जी, शॉर्टकट में बापू बोलते हैं। ऐसे ही इनका पूरा नाम है शेख मुजीबर रहमान। ये बांग्लादेश के फादर ऑफ नेशन है, बांग्लादेश के राष्ट्रपिता। इन्हें बंगा बंधु के नाम से भी जाना जाता है या शॉर्टकट में मुजीब। नेक्स्ट टॉपिक है डे लाइट सेविंग टाइम। ये प्रीलिम्स और जीएस पेपर 1 के लिए इंपॉर्टेंट है, ज्योग्राफी का टॉपिक है। इसके बारे में डिटेल से अलग लेक्चर में पढ़ चुके हैं हम, ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हो। अभी रिसेंटली न्यूज में इसलिए यूएस सीनेट ने, सीनेट का मतलब क्या है? अमेरिका का सीनेट। जैसे हमारे इंडिया में 2 हाउस हैं, लोकसभा और राज्यसभा, वहाँ भी 2 हाउस हैं उनके पार्लियामेंट में। एक को सीनेट बोलते हैं, राज्यसभा को वहाँ पे सीनेट बोलते हैं, और उस छोटा जो उनका लोकसभा है उसका नाम दूसरा है। और ये जो अपर हाउस है, ये अपर हाउस है सीनेट। तो इसने, सीनेट ने पास किया है एक कानून लॉ जिसका नाम है सनशाइन प्रोटेक्शन एक्ट। किस लिए? डे लाइट सेविंग टाइम को परमानेंट बनाने के लिए। ये क्या है डे लाइट सेविंग? तब समझ में आएगा इसको परमानेंट क्यों बनाना चाहती है कंट्री। ये टाइम है, देखो इसका बेनिफिट क्या होता है। अभी समर चल रही है, जैसे गर्मी चल रही है हमारे यहाँ पे, तो गर्मी चल रही है नदन, यानी कि नदन हेमिस्फेयर में। ये भाई साहब, ये आप देख रहे हो भूमध्य रेखा, और ये नदन हेमिस्फेयर है। इस नदन हेमिस्फेयर में अभी सब में गर्मी चल रही है, जितने भी कंट्री आते हैं, और सदर्न हेमिस्फेयर है, वहाँ पे सर्दियाँ आ रही हैं। समझ गए? तो ये नदन हेमिस्फेयर में कंट्री है यूएसए, क्योंकि अमेरिका यहाँ पे उत्तरी गोलार्ध में, नदन हेमिस्फेयर में, क्योंकि भूमध्य रेखा 0 डिग्री इक्वेटर है, उससे नॉर्थ साइड में है। तो क्या होता है समर में, आप सबको पता है सूरज जल्दी से निकल जाता है और दिन भी जल्दी निकल जाता है। जैसे 5 बजे ही क्या है, सवेरा हो जाता है और दिन निकल जाता है, उजाला रहता है। अब दिन लेट ही छिपता है, लगभग 7, साढ़े 7, 8 बजे छिपता है दिन, तब तक उजाला रहता है। अगर इस टाइम को यूज कर लिया जाए तो लाइट नहीं जलानी पड़ेगी। अगर मान लो भाई साहब प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में, किसी प्राइवेट कंपनी में अगर टाइम रहे सेम जो सर्दियों का और गर्मियों का होता है, मान लो 9 बजे स्टार्ट होता है या 10 बजे ऑफिस स्टार्ट होते हैं मान लो गवर्नमेंट के, और वो शाम को रहते हैं 10 से मान लो 5 या 6 बजे तक। तो अब मान लो कहीं कहीं पे 6 बजे के बाद अंधेरा हो जाता है, 5 बजे के बाद अंधेरा हो जाता है, तो 5 से 6 जो एक्स्ट्रा लाइट जली है उसकी वजह से बिजली वेस्ट हुई है ना। अगर मान लो ये 10 की बजाय 9 से 5 टाइम होता तो लाइट नहीं जलानी पड़ती, दिन ही रहता, लाइट की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इसलिए क्या करते हैं कई सारी कंट्री, अपनी क्लॉक को, घड़ी को 1 घंटे आगे कर देते हैं गर्मी में, और सर्दियों में फिर वापस ले आते हैं उसको। यानी कि अगर मान लो 1 घंटे आगे कर दिया, जैसे 6 बजने चाहिए थे 5 बजा दिया, वहाँ पे 1 घंटे आगे हो गया। अब सब लोग काम 1 घंटे पहले करेंगे। तो अगर जैसे मान लो गवर्नमेंट ऑफिस, कंपनी जब 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे बंद होनी थी, वो 1 घंटे पहले बंद हो जाएंगी, और अंधेरे का यूज नहीं होगा, यानी कि अंधेरे में लाइट नहीं जलाई जाएगी, और लाइट की सेविंग होगी। और आपको पता है लाइट, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में थर्मल पावर प्लांट में कोल वगैरह यूज होता है, सबसे ज़्यादा कोयला, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा इमिशन होता है, इन्वायरमेंट में पॉल्यूशन होता है, तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है। तो यही है डे लाइट सेविंग। पूरा डिटेल में जानना था आपको, उस लेक्चर में देखना, ये देख सकते हो, पढ़ सकते हो आप, यही लिखा है इसमें। नेक्स्ट टॉपिक है दिशांक ऐप। ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है और जीएस पेपर 2 के लिए भी। ये कर्नाटक ने लॉन्च की है दिशांक ऐप, जैसे आपके मोबाइल में ऐप होती है ना, कोई भी व्हाट्सएप ऐप है जैसे, ऐसे लॉन्च की है। किस लिए? लैंड रिकॉर्ड के लिए। जो भूमि है उसका रिकॉर्ड इस पर आसानी से मिल सकेगा, इजीली एक्सेस कर सकेंगे लोग, या कोई एजेंसी है कर्नाटक गवर्नमेंट की, कोई भी डिपार्टमेंट है, इस तरह से ये ऐप खुलेगी प्ले स्टोर पे। जो दिशांक ऐप है इसमें जोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम यूज किया गया है, इस पे बेस्ड है, और कर्नाटक का स्टेट रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर है, उसका प्रोग्राम है ये, उसी के अंदर है, बनाई गई है। और ये हर एक इनोवेटिव यूज के लिए यूज किया जा सकता है इसका डेटा। कोई भी गवर्नमेंट की एजेंसी है जो
जो लोग हैं उनको भी एक्सेसिबल होगा, जो सिटीजन है, नागरिक हैं, वो भी आसानी से मान लो अपना लैंड रिकॉर्ड देखना चाहते हैं, किसके नाम पे ओनरशिप देखना चाहते हैं, आसानी इस पे रिकॉर्ड मिल जाएगा। कर्नाटक का एक भूमि प्रोजेक्ट है, भूमि प्रोजेक्ट के अंदर ही ये दिशांक ऐप को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट टॉपिक है कामिकाजे ड्रोन्स, ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। देखो इस तरह का है ये ड्रोन्स, कामिकाजे ड्रोन्स। ये बड़ा दिखाई दे रहा लेकिन है छोटा सा, ये बहुत ही छोटा सा है। इसको स्विच ब्लेड ड्रोन्स भी बोलते हैं या कामिकाजे ड्रोन्स। ये अनमैन्ड एयरक्राफ्ट है। अनमैन्ड का मतलब इसे कोई आदमी बैठ के नहीं चलाता, इसमें बैठ ही नहीं सकता, बहुत छोटा है ये, रिमोट कंट्रोल होता है, रिमोट से चलता है। लेकिन इसमें क्या है, जो एक्सप्लोसिव लेके मान लो बम गोला बारूद रख के किसी टारगेट को हिट किया जा सकता है। किसी जो मिलिट्री के टैंक होते हैं ना जिनसे गोला बारूद दागे जाते हैं, उनको भी ये डिस्ट्रॉय कर सकता है। ग्रुप ऑफ ट्रूप्स सैनिकों को मार सकता है, अपने टारगेट को नष्ट कर सकता है। ये लगभग 5-5.5 पाउंड का है, 5.5 पाउंड का है ये किलोग्राम में निकालोगे तो इसे पाउंड को किलोग्राम में चेंज करना पड़ेगा आपको, पाउंड में नापने की यूनिट आपको पता ही होगा। और ये 7 माइल्स तक ऊंचाई तक उड़ सकता है। 1 माइल में कितना होता है ये आपको पता ही होगा, 1.6 के लगभग होता है। किलोमीटर में निकालोगे तो 1.6 से इसे मल्टीप्लाई कर दो। ये जो स्विच ब्लेड है इसके अंदर कैमरा भी लगा हुआ है। ये हिट करने से पहले, जिस टारगेट को नष्ट करने जा रहा है उससे पहले आसपास कोई और टारगेट है ना, उसको भी देख सकता है। ये जो सेकंड टारगेट रखा है उसको भी ये देख सकता है। कामिकाजे जो है ये ड्रोन, ये मोस्ट एडवांस ड्रोन है इंडिया के पास। लेकिन ऐसा नहीं है सिर्फ इंडिया के पास ही ऐसा ड्रोन है, और भी कंट्रीज के पास है, जैसे रसिया, चाइना, इजराइल, ईरान, टर्की, इनके पास भी ऐसा ही वर्जन है इस कामिकाजे ड्रोन की तरह का ही। नेक्स्ट टॉपिक है इंडियाज फर्स्ट हाइड्रोजन पावर्ड फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक कार प्रोजेक्ट। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने ये अभी इनोग्रेट किया है, शुभारंभ किया है इसका। ये पहला प्रोजेक्ट इंडिया का हाइड्रोजन बेस्ड एडवांस फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल का। देखो ये व्हीकल होगा, कार गाड़ियाँ जो हाइड्रोजन से चलेंगी, उन्हें ही बोलते हैं फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल। यानी कि फ्यूल उनमें जो यूज होता है, मान लो कार गाड़ियों में पेट्रोल डीजल, उसकी जगह पे क्या यूज होगा, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन आपको पता है एक गैस है, ये उसकी जगह हाइड्रोजन यूज होगा। तो ये प्रोजेक्ट किसने स्टार्ट किया है अभी, देखो स्टार्ट तो क्या है मिनिस्ट्री ने, लेकिन है किसका प्रोजेक्ट है इन कंपनीज का, और एक सेंटर है। एक टोयोटा नाम की कंपनी है ना जो कार बनाती है, टोयोटा की आपने कार देखी होंगी, टोयोटा किर्लोस्कर मोटर प्राइवेट लिमिटेड और इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी, इसके साथ मिलकर ये प्रोजेक्ट इनिशिएट किया है। ये हाइड्रोजन बेस्ड क्या बनाएंगे, गाड़ियाँ बनाएंगे, कार गाड़ियाँ। अभी देखो ये पहली इन्होंने कार बनाई है जो इंडियन रोड पे चल रही है। इसका फ़ायदा क्या होता है, देखो जो फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल है ये हाइड्रोजन पे चलते हैं, हाइड्रोजन बेस्ड इकोसिस्टम को सपोर्ट करेंगे। तो क्या होते हैं ये देखो, और फ़ायदा क्या होगा इसका, इस तरह के ये व्हीकल होंगे, सेम ऐसी जैसे कार गाड़ियाँ दिखती है ऐसा ही होगा। इनमें क्या क्या यूज होगा ये आपको ज़्यादा जानकारी की ज़रूरत नहीं है, बस इतना जान लो कि इसके एप्लीकेशन क्या हैं, क्या क्या फ़ायदे होंगे। इनमें जब हाइड्रोजन यूज होगा तो हाइड्रोजन तो इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, इससे इमिशन जो होता है ना, कार्बन इमिशन बिल्कुल जीरो होगा, जीरो कार्बन इमिशन। तो बेस्ट सोल्यूशन है ये जीरो कार्बन इमिशन के लिए, क्योंकि अगर डीजल और पेट्रोल से गाड़ियाँ चलती हैं, जो उनका धुआं निकलता है भाई साहब, उससे कार्बन इमिशन होता है, ग्रीन हाउस गैस इमिशन होती है, जिसकी वजह से इन्वायरमेंट का, एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बढ़ जाता है, उसका नुकसान होता है। उसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग होती है, क्लाइमेट चेंज होता है, पर्यावरण परिवर्तन होता है। नेक्स्ट टॉपिक है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, मनरेगा। मनरेगा आप सबको पता है क्या है, एक स्कीम है भाई साहब, चलाई गई थी ये योजना 2005 में चलाई गई थी, जब इसका नाम सिर्फ नरेगा था। बाद में एमजी और जोड़ दिया, महात्मा गांधी का नाम जोड़ दिया एमजी, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ये इसलिए चलाई गई थी ताकि रूरल एरियाज़ में, ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को काम दिया जा सके, जो अनस्किल्ड वर्कर हैं, यानी कि जिनके पास कोई स्किल नहीं है, कुछ उन्हें आता नहीं है, उन्हें अनस्किल्ड वर्क दिया जाए। इसमें लगभग 100 दिन का, कम से कम ये याद रखना है, एटलीस्ट कम से कम 100 दिन का काम साल में दिया जाए। और जब भी आदमी रजिस्टर करवा ले अपने आप को मनरेगा के अंदर, विलेज पंचायत के पास जाएगा, सरपंच के पास रजिस्टर कराएगा, और जब भी करवा लेगा 15 दिन के अंदर उसे काम देना पड़ेगा। अगर काम नहीं दे पाया तो उसको पैसे देगा वो या काम करवाएगा।
काम नहीं दिया तो भी पैसे उसे देने पड़ेंगे। और इसमें सोशल ऑडिट का भी प्रोविजन है। सोशल ऑडिट का मतलब है कि समाज ऑडिट करे। ऑडिट का मतलब है ये देखे कि काम हाँ कितना हो रहा है, कितना अलोकेशन हो रहा है, पैसा आ रहा है नहीं आ रहा है, इसमें सैलरी उनकी वेज मिल रही है, मजदूरी मिल रही है नहीं मिल रही है, तो ये सब समाज के लोग ही करेंगे। सोशल ऑडिट का मतलब ये है, ये मैंडेटरी है, सोशल ऑडिट अनिवार्य है। इसके लिए अलग से लेक्चर में हमने पढ़ा हुआ है मनरेगा के बारे में, उसमें आप देख सकते हो। अभी जो इसमें तो थोड़े चेंज करने की बात हो रही है उसको डिस्कस करते हैं। पार्लियामेंट की जो स्टैंडिंग कमेटी है, स्टैंडिंग कमेटी ऑन रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज, इसने अभी गवर्नमेंट से कहा है कि जो पहले इसमें कास्ट बेस्ड वेजेज चलाई गई है ना, उसको वापस करो, रोल बैक करो। इसमें क्या स्टार्ट किया गया था कि कास्ट के आधार पे वेजेज भेजी जाती हैं। पहले एक पर्टिकुलर कास्ट के लिए मजदूरी भेजी जाएगी, ट्रांसफ़र की जाएगी अकाउंट में, फिर दूसरी कास्ट के लिए, जाति के लिए, फिर तीसरी जाति के लिए, मतलब ऐसे जैसे एससी, एसटी और अदर कास्ट के लिए 3 कैटेगरी बनाई हुई हैं। जो अनुसूचित जाति में आते हैं, जाति में, शेड्यूल कास्ट में, एससी कैटेगरी में, पहले उनके लिए भेजा जाता है, फिर एसटी कैटेगरी के लिए अलग भेजा जाता है, शेड्यूल ट्राइब के लिए, और अदर कास्ट जनरल ओबीसी के लिए अलग टाइम पे भेजी जाती है उनकी मजदूरी उनके अकाउंट में। तो ये सिस्टम है जो अलग अलग भेजने का, इसको वापस ले गवर्नमेंट, ऐसा इस कमेटी ने कहा है। ये पार्लियामेंट्री जो स्टैंडिंग कमेटी होती है पार्लियामेंट के मेंबर के द्वारा ही बनाई जाती हैं, उनके एमपी वगैरह ले ली जाते हैं। ये पढ़ाई होगा आपने लक्ष्मीकांत में। तो ये चाहते हैं कि गवर्नमेंट इस सिस्टम को, जो पहले सिस्टम था ना, उसको ही वापस लेके आए। जो सिंगल फंड ट्रांसफ़र ऑर्डर था, एक बार में सबके लिए जाता था एक ही टाइम में, कि एक टाइम में मजदूरी एक कास्ट के लिए गई है, सबके लिए बराबर टाइम में ही गई है। ऐसा नहीं है कि पहले उसके लिए भेजा फिर दूसरी कास्ट के लिए भेजा। इसका प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये कास्ट रिफ्ट क्रिएट करता है, मतलब जाति के आधार पे लोगों में भेदभाव और ज़्यादा बढ़ाता है ये। क्योंकि मान लो एक कास्ट का पहले आ गया भाई साहब, किसी का अभी कास्ट का, दूसरी कास्ट का आया नहीं है, मान लो एससी का पहले आ गया, एससी एसटी का आ गया, जनरल ओबीसी का नहीं आया, तो एक दूसरे में उनमें और रिफ्ट यानी कि दरार पैदा हो जाती है, नफरत पैदा हो जाती है दूसरी कास्ट के प्रति। तो ऐसा मानना है स्टैंडिंग कमेटी का। ये कास्ट बेस्ड पेमेंट सिस्टम है क्या? देखो मान लो 20 इंडिविजुअल हैं, 20 आदमी है, 6 एससी कैटेगरी के, 4 एसटी कैटेगरी के, 10 अदर कास्ट के, जनरल ओबीसी के। तो मनरेगा में पहले क्या होता था, सबके लिए अगर 20 इंडिविजुअल है, अगर एक ही गांव से बिलोंग करते हैं, तो एक, अगर उनके लिए एक टाइम में अगर ट्रांसफ़र किया जा रहा है वेजेस, तो सबके अकाउंट में एक साथ आएंगे। लेकिन अब इसमें क्या हो रहा है कि पहले एक कास्ट के लिए आएगा, एससी के लिए या किसी कास्ट के लिए, फिर एसटी के लिए, फिर दूसरी कास्ट के लिए आएगा। तो इसमें सेपरेट 3 सेपरेट फंड ट्रांसफ़र ऑर्डर दिए जाते हैं। हाँ, सिंगल मस्टर रोल होता है। मस्टर का मतलब है हाजिरी। मस्टर का मतलब देखो इकट्ठा करना भी होता है, कलेक्ट करना, एकत्रित करना, और मस्टर का मतलब हाजिरी भी होता है, प्रेजेंट, जैसे मान लो स्कूल वगैरह में जो लगती थी आपके कॉलेज वगैरह में। तो ये सिंगल मस्टर रोल होता है, हाजिरी का सिंगल रजिस्टर होगा। लेकिन फंड के ट्रांसफ़र की जब बात आती है, सेपरेट फंड ट्रांसफ़र ऑर्डर होंगे, एक बार एक कैटेगरी के लिए, दूसरी बार दूसरी कैटेगरी के लिए, तीसरी बार तीसरी कैटेगरी के लिए, तो अलग अलग होते हैं। ये 1 अप्रैल 2021 से स्टार्ट किया गया था, 1 अप्रैल 2021 से। और इसके जो बेनिफिशियरीज हैं वो देखो, जो अदर कैटेगरी में आते हैं, अदर में जनरल और ओबीसी आते हैं, और ये कंप्लेंट ये करते हैं कि हमारी जो पेमेंट है वो डिले हो जाती है, काफ़ी देर में आती है। तो इस वजह से इस सिस्टम को चेंज करने की बात करें कि पहला जो सिस्टम था उसी को इंट्रोड्यूस किया जाए। ये कास्ट बेस्ड वेजेस पेमेंट सिस्टम इंट्रोड्यूस किया ही क्यों था, चलाया क्यों गया था? जब इसमें प्रॉब्लम हो रही है तो क्यों चलाया गया था? देखो इसलिए चलाया गया था, मिनिस्ट्री सोच रही थी कि इसमें जो फंड ट्रांसफ़र होगा, कितनी पॉपुलेशन को कितना फंड जा रहा है, यानी कि किस कास्ट को कितना फंड जा रहा है, एससी एसटी या ओबीसी जनरल में, ये पता लगा सके एक्यूरेटली, इसलिए ये चलाया गया था। लेकिन अब डिमांड कर रही है पार्लियामेंट्री कमेटी कि दोबारा उसी सिस्टम को चलाया जाए जो पहले था। तो यही था इसमें। मनरेगा के बारे में और डिटेल में जानना तो उस लेक्चर को आप देख सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक है यूक्रेन वार कुड कट 1% ऑफ ग्लोबल ग्रोथ। ओईसीडी ने कहा है, ओईसीडी एक ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। इसने कहा है यूक्रेन वार की वजह से, यूक्रेन और रशिया का भाई साहब आपको पता है युद्ध चल रहा है, उसकी वजह से क्या है, पूरी ग्लोबल ग्रोथ, इकोनॉमी की जो ग्रोथ है ग्लोबल, वो 1% तक डाउन जा सकती है, ऐसा अनुमान लगाया ओईसीडी ने। ये यूक्रेन और रशिया आप जानते हो कहाँ पे है, इन दोनों का वार चल रहा है। प्रीलिम्स और जीएस पेपर 3 के लिए इंपॉर्टेंट है ये। जो ओईसीडी है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन डेवलपमेंट, इसी ने कहा है
कि 1% तक तो ग्लोबल ग्रोथ कम हो सकती है और 2.5% तक इन्फ्लेशन बढ़ सकती है, इंक्रीज हो सकती है। इन्फ्लेशन मतलब मुद्रास्फीति या महंगाई, यानी कि 2.5% तक महंगाई बढ़ सकती है इस वार की वजह से, युद्ध की वजह से। और क्या क्या इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन की हैं ओईसीडी ने? ओईसीडी ने कहा है कि यूरोपियन यूनियन पर इम्पैक्ट ज़्यादा पड़ेगा इसका, वार का। यूरोपियन यूनियन आप जानते हो क्या है? यूरोप के 27 मेंबर का एक ऑर्गेनाइजेशन है, संस्था है यूरोपियन यूनियन। तो यूरोपियन यूनियन पे पड़ेगा, क्यों? क्योंकि एनर्जी के लिए रसिया पे ज़्यादा डिपेंड करते हैं यहाँ की कंट्री, क्योंकि रसिया से ऑयल मंगाते हैं, कच्चा तेल, रॉ मटेरियल, गैस मंगाते हैं। हाई डिपेंडेंस है यूरोपियन यूनियन कंट्रीज़ की रसिया पे। इसकी वजह से ज़्यादा इम्पैक्ट मतलब इफेक्ट, प्रभाव किस पे पड़ेगा? यूरोपियन यूनियन कंट्रीज़ पे। ओईसीडी कंट्रीज़ ने कहा है कि इस वजह से, इससे निपटने के लिए कि इस ज़्यादा प्रभाव ना पड़े इस वार का, इसलिए ओईसीडी कंट्री, जो ओईसीडी के मेंबर कंट्री ना, उन्होंने 0.5% तक अपनी गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ा दी है, ताकि इन्फ्लेशन का प्रभाव कम किया जा सके, महंगाई का प्रभाव कम किया जा सके, इसलिए गवर्नमेंट ने स्पेंडिंग बढ़ा दी है। ओईसीडी क्या है ये जानना जरूरी है हमारे लिए। वैसे अलग लेक्चर में हम ऑलरेडी इसको पढ़े हुए हैं, जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। ओईसीडी क्या है? ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन डेवलपमेंट इसकी फुल फॉर्म है। लेकिन इससे पहले, ओईसीडी बनने से पहले एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी 1948 में, ऑर्गेनाइजेशन फॉर यूरोपियन इकोनॉमिक कोऑपरेशन, OEEC। ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी किस लिए? मास्टर प्लान को आगे प्रमोट करने के लिए। मास्टर प्लान क्या था? देखो, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था ना, सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 से स्टार्ट हुआ था, 1945 में बंद हो गया था। अब इस वार में बहुत सारी कंट्रीज़ की, जो यूरोपियन कंट्रीज़ थी ना, इनकी इकोनॉमी बिल्कुल ख़त्म सी हो गई थी। इनके बिल्कुल भी खाने पीने को भी नहीं था, बहुत ज़्यादा गरीबी आ गई थी, बहुत ज़्यादा इनके रिसोर्सेज डिस्ट्रॉय हो गए थे। तो इनकी इकोनॉमी को, अर्थव्यवस्था को दोबारा से खड़ा करने के लिए, दोबारा से चालू करने के लिए ये मास्टर प्लान बनाया और यूएस ने स्पॉन्सर्ड किया इसको, अमेरिका ने सपोर्ट किया इसको कि हम आपकी सहायता करेंगे आपकी इकोनॉमी को दोबारा से स्टार्ट करने के लिए। तो ये प्लान था मास्टर प्लान। इसी को सपोर्ट करने के लिए, सॉरी मार्शल प्लान, मास्टर नहीं मार्शल प्लान था। इसी को सपोर्ट करने के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन भी बनाई कि इस प्लान को आगे इनकरेज किया जाएगा। इस ऑर्गेनाइजेशन का ही नाम चेंज कर दिया 1961 में। OEEC जो था, ऑर्गेनाइजेशन फॉर यूरोपियन इकोनॉमिक कोऑपरेशन, इसका ही नाम चेंज करके कर दिया 1961 में ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। ये इसमें पहले देखो सिर्फ यूरोपियन कंट्रीज आती थी OEEC में, लेकिन जब इसका नाम चेंज कर दिया OECD, तो अब इसमें नॉन यूरोपियन स्टेट्स भी मेंबर बन सकते हैं इसके। यानी कि इसका अगर कोई सदस्य बनना चाहता है OECD का, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन डेवलपमेंट, और वो यूरोप का मेंबर नहीं है, यूरोप का नहीं है, यहाँ पे यूरोपियन कंट्री नहीं है, वो भी इसका मेंबर बन सकता है। यानी कि अफ्रीकन कंट्रीज भी इसके मेंबर बनना चाहें तो बन सकते हैं। इसका हेडक्वार्टर फ्रांस की कैपिटल पेरिस में है, इसका मुख्यालय। ये कंट्री एक साथ आती हैं और कंसेंसस के आधार पे पॉलिसी की रिकमेंडेशन देती हैं, ताकि एक दूसरी कंट्री में पॉलिसी रिफॉर्म लाया जा सके, इनकरेज किया जा सके। इसके अभी 38 मेंबर स्टेट्स हैं। इंडिया इसका मेंबर नहीं है, ये आपको याद रखना है। इंडिया इसका सदस्य नहीं है, लेकिन हाँ इंडिया इसका की पार्टनर है। जैसे कोई मीटिंग होती है तो उसमें ले सकता है पार्टिसिपेट, लेकिन इसका मेंबर नहीं है, फुल मेंबर। ये आपको याद रखना, सिर्फ पार्टनर है, मेजर पार्टनर है OECD का। ये जो फोरम है ये डिस्क्राइब करता है कि OECD का जो मेन टारगेट है वो डेमोक्रेसी है, उसको प्रमोट करना है, मार्केट इकोनॉमी को प्रमोट करना है। मोस्ट OECD जो मेंबर हैं वो हाई इनकम इकोनॉमी है, मतलब वो एक तरह से डेवलप्ड कंट्रीज हैं, उनमें हाई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है। जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स निकालती है ना यूनाइटेड नेशन की एक संस्था, उसमें इनका जो प्लेस है हाई रहता है लगभग, यानी कि अच्छी इनमें, यानी कि कोई गरीबी भी नहीं है, कंडीशन अच्छी है, और इनमें एजुकेशन सिस्टम भी अच्छा है, स्कूल कॉलेजेस में इनरोलमेंट अच्छा है। इनका जो रेट है ना, एज का रेट, जो एवरेज एज का रेट होता है वो भी खास तौर पे अच्छा है, यहाँ पे इतना बुरा नहीं है। तो हाई इनकम कंट्रीज़ भी हैं और हाई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कंट्रीज़ भी हैं ये, और इसलिए इनको डेवलप्ड कंट्रीज़ माना जाता है।
ये एक पॉलिसी एक्सपीरियंस देती हैं आपस में एक दूसरी कंट्रीज़ को, ताकि अगर कोई भी कॉमन प्रॉब्लम है इनकी, उनको गुड प्रैक्टिसेस यूज करके आइडेंटिफाई करके उनसे सुलझा जा सके, निपटाया जा सके। तो डोमेस्टिक लेवल पे और इंटरनेशनल पॉलिसीज़ हैं जो इनका कोऑर्डिनेट करती हैं ये कंट्रीज आपस में, जो 38 मेंबर हैं इस OECD के। इन्हें फंड कहाँ से मिलता है, पैसा कहाँ से आता है कि पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कर सकें। जो भी इसके मेंबर कंट्रीज हैं, मेंबर स्टेट्स हैं, वो कंट्रीब्यूशन देते हैं वेरिंग रेट्स पे, जिसकी जितनी मर्जी है उस पर ये कंट्रीब्यूट करते हैं। गवर्नेंस कैसे चलता है, इसका एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलता है OECD का। OECD की एक काउंसिल होती है, ये काउंसिल डायरेक्शन देती है, गाइडेंस देती है। जो भी ऑर्गेनाइजेशन का काम काज है, हर एक मेंबर कंट्री इसमें रिप्रेजेंट होता है और ये डायरेक्शन प्रोवाइड करती है कि काम कैसे करना है OECD में। एक OECD की सब्सटेंटिव कमेटी होती है, उस कमेटी में मेंबर होते हैं कुछ, वो इसका जितना भी काम होता है पब्लिकेशन का या टास्क फोर्स का, कॉन्फ्रेंस का, मीटिंग बुलानी है, ये सब काम ये कमेटी देखती है। OECD का सेक्रेटेरिएट है, इसको लीड करता है सेक्रेटरी जनरल, यानी कि इसके हेडक्वार्टर में जो रहता है बंदा, सेक्रेटरी जनरल की पोस्ट होती है। ये स्टैंडिंग और सब्सटेंटिव जो कमेटी होती है उसको सपोर्ट करते हैं सेक्रेटरी जनरल। कुछ स्पेशल बॉडीज़ हैं इसकी जो इससे एसोसिएटेड हैं, OECD से जो रिलेटेड हैं। कुछ इसके ऑर्गेनाइजेशन और भी हैं, जैसे ITF है, इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फोरम, इसको फॉर्मली बोलते हैं यूरोपियन कॉन्फ्रेंस ऑफ मिनिस्टर ऑफ ट्रांसपोर्ट। ये एक मीटिंग होती है यूरोप के, जो ये भी मेंबर है ना, यूरोपियन कंट्रीज़ के मेंबर हैं जो OECD के, जो भी ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर होते हैं उनकी मीटिंग होती है ये। इसका नाम रखा गया है इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फोरम। एक इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी है जो इससे ही OECD से एसोसिएटेड है। एक है न्यूक्लियर एनर्जी एजेंसी, एक पार्टनरशिप फॉर डेमोक्रेटिक गवर्नेंस, ट्रेड यूनियन एडवाइजरी कमेटी, ये सब इसी से एसोसिएटेड हैं OECD से, ये सारे ऑर्गेनाइजेशन एजेंसी। तो आज के टॉपिक में यही लेक्चर थे, मतलब यही टॉपिक थे आज के लेक्चर में।